टिक टॉक की सबसे बेहतर वीडियो होती, झाग उड़ रही थी हामिद मीर साहब की। हामिद मीर साहब ने कहा कि कायद आज़म ने कह दिया था कि हमारा इनसे कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, हमें कभी रिकग्नाइज़ नहीं करें। अच्छा, रिकग्नाइज़ वगैरह की तो कोई बात ही वहाँ पे नहीं हो रही थी, एक एंगेजमेंट की बात हो रही थी, लेकिन हामिद मीर साहब ने अस्यूम ये किया कि मैं शायद कह रहा हूँ कि रिकग्निशन हो जाए, या इमरान खान कोई साजिश करने लगे हैं रिकग्निशन की। और उन्होंने कहा कि जनाब अगर आपकी हुकूमत ऐसी कोई चीज़ करेगी तो ये तो बाबा कौम ने कहा था कि कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो मैं तो आपकी हुकूमत के खिलाफ ज़ाती तौर पे कैंपेन चलाऊँगा, मैं ये नहीं होने दूँगा। अच्छा, इमरान खान भी सहम गए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसराइलियों का कंडक्ट इस किस्म का है, हम उनके साथ कुछ भी वगैरह वगैरह कह के उन्होंने जान छुड़ाई। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि हम अब जो कुछ हो रहा है और जो कुछ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कर रहे हैं, तो या तो हामिद मीर साहब हिजरत कर चुके हैं, मुझे नहीं पता हामिद मीर साहब कहाँ हैं। क्या हामिद मीर साहब अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सड़कों पे जो कुछ हो रहा है इसराइल के हवाले से, इसके खिलाफ कोई कैंपेन चला रहे हैं ऐसे रोकने के लिए, मुझे पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। लेकिन जो इशू था उस वक्त मेरे सामने, और एज एन ओपिनियन मेकर मैं समझता हूँ, ये हर ओपिनियन मेकर की जिम्मेदारी है कि आपने मुस्तकबिल के ऊपर एक नज़र रखनी है। तो जो इशू था उसका कोई खाली ताल्लुक ऐसा नहीं था कि इसका ताल्लुक सऊदी अरब की, मुत्तहिदा अरब इमारात की बेट्रेयल से था, या उनकी बेगैरती से था, या उनकी बेहसी था। इसका ताल्लुक उस बदलती हुई दुनिया से था, उस ग्लोबल चेंज से था, उस बदलते हुए रीजनल हालात से था, जिसे अमेरिका, इज़राइल और मगरब की पॉलिसीज़ ने जो नए तकाज़े पैदा किए, जो नई वो चेंज लेके आए थे, उसी चेंज के अंदर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, ओमान, बहरीन, ये सब उसी के अंदर मूव कर रहे थे, ये उसको रिएक्ट कर रहे थे, ये उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और दुनिया के हालात में आप कभी एक मुकाम के ऊपर खड़े नहीं रह सकते, आप स्टैटिक नहीं रहते। बदलते हुए हालात को आपको रिस्पॉन्ड करना होता है, आपको अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करना होता है। अगर आप अपनी पोजीशंस को एडजस्ट नहीं करते तो आप धड़ाम करके नीचे जो है वो गिर जाते हैं। ये वो चीज़ थी जो मेरे सामने थी। बहरहाल, और इसकी सबसे बड़ी वजह जैसे मैंने आपको बताई, वो टेक्नोलॉजिकल चेंज है, जिसे मैं इस वक्त जो है एक्सप्लेन ना कर सकूं, लेकिन मैं फिर को आने वाले वीलॉग्स में बेहतर तौर पे एक्सप्लेन मैं इसको कर सकूंगा। अब आप देखें कि क्या सूरत हाल है। अब फ़ौज ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अपने या कौम के वसीतर मफाद में इसराइल और अमेरिका के सामने मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दिया है। टोटल उन्होंने सरेंडर कर दिया है, जिस तरह से 1971 में उन्होंने सरेंडर कर दिया, जब 1960s, थ्रू आउट 1960s जो पॉलिटिकल चेंज आ रही थी फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में और ख़ित्ते में, जब उसको उन्होंने डिटेक्ट ना किया, रिकग्नाइज ना किया, उसे रिस्पॉन्ड ना किया, उसे एडजस्ट ना किया, तो धड़ाम करके ऐसे हालात पैदा हो गए जिनको वो हैंडल ना कर सके, और उन हालात में उनको सरेंडर करना पड़ गया। और उसकी उन्होंने अजीब अजीब एक्सप्लेनेशन बना ली कि भुट्टो ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, उधर तुम इधर हम, वगैरह वगैरह। लेकिन असल चीज़ का कभी एनालिसिस नहीं हुआ कि सूरत हाल को समझ नहीं सके आने वाले वक्त। अब हम आ जाएँ इधर जहाँ हम खड़े हैं 2026 के अंदर। इसमें मैं 3 एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक इमरान खान, एक कराची और एक कश्मीर और हिंदुस्तान। सबसे पहले इसको देखें कि हफ्ते के दिन कराची चलते हैं। हफ्ते के दिन सिंध की हुकूमत ने, सिंध की असम्बली के अंदर वहाँ के चीफ मिनिस्टर जनाब मुराद अली शाह साहब ने एक करारदाद पेश की और उसको भारी अक्सरियत से मंजूर करवा लिया गया। वो करारदाद ये कहती है कि कराची सिंध का अटूट अटंग है, कोई नया सूबा जो है वो सिंध से नहीं बन सकता, हम कोई नया सूबा जो है वो नहीं बनने देंगे। इसका बैकग्राउंड क्या है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने दुहाई दी हुई है कि कराची को एक फेडरल टेरिटरी होना चाहिए, यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। इसके जवाब में फिर चूँकि सिंध की जब रेजोल्यूशन आई तो इतवार के दिन में